संगीत की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाने वाले ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं जो कम समय में संगीत की दुनिया के बादशाह बन जाते हैं। हालांकि इस सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, लगन और खुद पर आत्मविश्वास होता है, और इसी कड़ी मेहनत और लगन के चलते वो सबके दिलों में अपनी जगह भी बना लेते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टी सीरीज की नींव रखने वाले गुलशन कुमार के बारे में। दोस्तों, गुलशन कुमार संगीत जगत में एक ऐसा नाम है जिन्होंने बॉलीवुड संगीत को एक नया मुकाम दिया है। आज भी उनके भक्ति संगीत लोगों के दिलों पर एक छत्र राज करते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि मात्र 41 वर्ष की उम्र में ही उनको जान से मार दिया गया? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गुलशन कुमार के जीवन से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गुलशन कुमार का जन्म 5 मई 1956 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। गुलशन के पिता चंद्रभान कुमार दुआ दिल्ली के दरियागंज मार्केट में ही फलों का जूस बेचते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण गुलशन भी अपने पिताजी के साथ उनके इस काम में हाथ बटाते थे। धीरे धीरे उनके काम में तरक्की हुई तो उन्होंने एक दुकान ले ली और उसी दुकान में अपने पिता के साथ वो गानों के कैसेट और जूस दोनों बेचने लगे। दोस्तों, उस समय जब 80 के दशक में ग्रामोफोन का जमाना था, जो कि काफी महंगा हुआ करता था, हर कोई ग्रामोफोन नहीं खरीद सकता था। उस समय गुलशन के इस कैसेट बेचने के बिजनेस में अच्छा खासा मुनाफा हुआ, क्योंकि कैसेट सस्ते होते थे और हर कोई इन्हें खरीद लेता था, जिससे उन्होंने मार्केट में एक मजबूत पकड़ बना ली थी। धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना खुद का एक कैसेट लॉन्च किया जाए। फिर क्या था, उन्हें आइडिया मिल गया था। उन्होंने सबसे पहले सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज के नाम से अपनी कंपनी की शुरुआत की। गुलशन कुमार ने शुरुआत से ही ऐसे लोगों को पहले गाने का मौका दिया जो कि गाने की तलाश में इधर उधर भटकते थे और छोटे मोटे इवेंट्स और पार्टीज में गाना गाते थे। इन सारे गायकों से वो धार्मिक गाने गवाते थे। इन गानों के कैसेट्स को तैयार करके वो इन्हें बहुत ही सस्ते दामों में मार्केट में बेचा करते थे। उसी समय टिप्स जैसे कंपनी की कैसेट्स भी मार्केट में आते थे, लेकिन गुलशन उन कैसेट्स के दाम के आधे दाम पर अपनी कैसेट्स को बेचा करते थे। काफी सस्ता होने की वजह से मार्केट में कैसेट्स को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। गुलशन कुमार ने सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल जैसे महान गायकों को अपने कैसेट्स के लिए गाना गाने का पहला मौका दिया था। कम दामों में जब इतनी सुरीली आवाज को सुनने का मौका मिलेगा तो कौन नहीं सुनना चाहेगा। गायकों के अलावा गुलशन ने कई सारे संगीतकारों को भी मौका दिया। उन्हीं संगीतकारों में नदीम श्रवण का भी नाम शामिल था। बॉलीवुड में हमेशा से ही संगीतकारों की जोड़ी पसंद की जाती रही है। उसी तरह गुलशन और नदीम श्रवण की जोड़ी को भी दर्शकों द्वारा काफी प्यार मिला। अब गुलशन कुमार एक जाना माना ब्रांड बन चुके थे। गुलशन ने अपने इस संगीत के बिजनेस को और आगे बढ़ाने की सोची। अब गुलशन ने अपनी किस्मत को दिल्ली के बाद माया नगरी मुंबई में आजमाया। मुंबई में उन्हें अच्छा खासा रिस्पांस मिलना शुरू हो गया। म्यूजिक के इस बिजनेस में उनको दिनों दिन तरक्की मिलते जा रहे थे। वो इस कदर आगे बढ़ रहे थे कि गुलशन अब गानों के म्यूजिकल राइट्स भी लेने लगे। धार्मिक गीतों के अलावा अब उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में भी अपने गाने देने शुरू कर दिए थे। अगर आपको पता न हो तो आपको बता दें कि लाल दुपट्टा मलमल का नाम की एक एल्बम आई थी, जिसके एक गाने क्या करते थे साजना ने गुलशन को रातों रात एक सुपरस्टार बना दिया था। वैसे तो इस एल्बम के सारे गाने हिट थे, पर इस गाने को बहुत फेम मिला था। कुछ समय बाद लाल दुपट्टा मलमल का इस नाम से एक मूवी भी बनी और वो मूवी भी सुपरहिट रहे थे। इस फिल्म के बाद गुलशन जी की अगली फिल्म आशिकी थे और इस फिल्म में राहुल रॉय, दीपक तिजोरे और अनु अग्रवाल थे। ये मूवी तो मानो संगीत की दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन ले आई थे। इस मूवी के सभी गाने ब्लॉकबस्टर थे और ये मूवी भी ब्लॉकबस्टर थे। इस मूवी के बाद ही गुलशन कुमार की अगली 2 फिल्में बाहर आने तक और जीना तेरी गली में कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन इन दोनों फिल्मों के गाने बहुत लोकप्रिय रहे थे। उसके बाद साल 1991 में आमिर खान और पूजा भट्ट के फिल्म दिल है कि मानता नहीं ने काफी अच्छी कमाई की थे। इस फिल्म के गाने एक बहुत बड़ी सफलता थे। अब फिल्म उद्योग में गुलशन कुमार ने खुद को म्यूजिक टाइकून के रूप में स्थापित कर लिया था। गुलशन कुमार की सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनकी इस कंपनी का म्यूजिकल मार्केट में करीब 65% तक कब्जा हो गया था। उस समय गुलशन कुमार का म्यूजिकल मार्केट से टर्नओवर करीब 350 करोड़ के आसपास हो गया था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि कब किस इंसान के साथ क्या हो जाए, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। असल में 90 के दशक की सबसे बड़े हिट फिल्म आशिकी ने अच्छा खासा नाम कमाया था। इस मूवी में संगीत नदीम श्रवण ने दिया था, जिस वजह से गुलशन कुमार के साथ नदीम भी रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। इस मूवी के बाद भी नदीम ने कई मूवीज में अपना संगीत दिया, जो कि बाद में सुपरहिट हुई। उनमें से कुछ मूवीज जैसे साजन और परदेश जैसी हिट फिल्में भी शामिल हैं। लेकिन आशिकी की सफलता के बाद नदीम और गुलशन कुमार के बीच दूरियां शुरू हो गई थी। नदीम और श्रवण दोनों ही अच्छे संगीतकार थे, इस बात में तो कोई शक नहीं था। लेकिन संगीत के साथ साथ नदीम को अब गाना गाने का भी शौक चढ़ा, जिसके बाद उन्होंने हाय जिंदगी नाम से अपनी एक एल्बम बनाई। इस एल्बम में उन्होंने गाना गाया और वो स्क्रीन पे भी नजर आए, पर उनकी आवाज में वो बात नहीं थे, जिस वजह से उन्हें दर्शकों की कोई खास अटेंशन नहीं मिले। उसी समय इन दोनों के अंदर कोई बात इस कदर बढ़े, जिससे गुलशन कुमार ने नदीम के गानों को प्रमोट करना ही बंद कर दिया, जिसके बाद गुलशन कुमार ने अपने नए गानों के सारे प्रोजेक्ट्स दूसरे डायरेक्टर्स को दे दिए।
जिससे नदीम को ये लगा कि गुलशन उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। अब यहाँ से गुलशन कुमार की जिंदगी में मानो एक नया मोड़ आ गया था। 1996 में पहली बार गुलशन कुमार के पास अंडरवर्ल्ड से फोन आया, जिसमें उनसे एक मोटी रकम की मांग की गई। कुछ जानकारी के अनुसार ये पैसा गुलशन कुमार ने उन्हें दे दिया था। ये सब हो जाने के बाद गुलशन कुमार के पास फिर एक कॉल आया, जिसमें उनसे 10 करोड़ की मांग की गई और साथ ही बोला गया कि तुम नदीम के गानों को प्रमोट करो। ये सब सुनकर गुलशन के सर पे मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया था। खैर, ये रकम ज्यादा बड़ी न होने के कारण उन्होंने कुछ हिस्सों में रकम देने की बात कही और रकम का कुछ हिस्सा दे भी दिया और नदीम के गानों को प्रमोट भी किया। लेकिन गुलशन के प्रमोट करने के बाद भी नदीम के गाने नहीं चल पाए, क्योंकि उनकी आवाज में वो बात नहीं थे। इसके बाद जब बचे हुए पैसों के लिए वापस उनके पास अबू सलीम का फोन आया, तो उन्होंने ये कह के फोन रख दिया कि उनके पास काफी काम है और उन्हें कुछ समय चाहिए, अभी वो पैसे नहीं दे पाएंगे। तो अबू सलीम ने उनसे कहा कि शायद तुम हमें अभी नहीं जानते हो, तुम्हें हमसे डर नहीं लगता है, क्योंकि अगर तुम्हें डर लगता तो तुम पुलिस को फोन करते या फिर पैसा दे देते, और तुम दोनों में से कोई काम नहीं कर रहे हो। ये कह के उस साइड से फोन कट गया। ये सारी बातें गुलशन कुमार ने अपने भाई को बताई थी। इन सब के करीब 2 दिन बाद 8 अगस्त को फिर से एक बार अबू सलीम का फोन गुलशन कुमार के पास आया, जिसमें अबू सलीम ने गुलशन से कहा कि तुमने अभी तक रकम नहीं दी है, आगे तुम्हारे साथ जो भी हो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। इतना कहकर अबू सलीम ने फोन काट दिया। जिस समय अबू सलीम का फोन आया था, उस समय गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार वहीं बैठे थे। उनकी अंडरवर्ल्ड से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस बात की खबर पुलिस को भी नहीं दी थी। इसके करीब 4 दिन बाद यानी 12 अगस्त साल 1997 को वो हमेशा की तरह मुंबई के अंधेरी वेस्ट जीत नगर में उपस्थित जीतेश्वर मंदिर से पूजा करके वापस आ रहे थे। तभी मंदिर में 3 अनजान लोग उनके सामने आए, जिनमें से एक ने उनके ऊपर गोली चलाई और वो घायल हो गए और वो अपनी जान बचाने के लिए भागे। तभी अन्य 2 लोगों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दें। आपको बता दें कि गुलशन के शरीर पर 16 गोलियां मारी गई थी, जिससे उनकी वहीं पर ही मौत हो गई थी। गुलशन कुमार की मौत से उनके चाहने वालों की भीड़ उनके घर के सामने उमड़ पड़ी थी। गुलशन कुमार का अंतिम संस्कार दिल्ली में किया गया था। गुलशन कुमार की मौत के कुछ ही दिन बाद पुलिस ने गुलशन के 2 हत्यारों जावेद और अब्दुल रऊफ को गिरफ्तार किया था। हालांकि पुलिस ने नदीम और श्रवण को भी हत्या की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया था। अब्दुल रऊफ ने गुलशन कुमार की हत्या के लिए पैसे मांग करने की बात को कबूल किया था। अब्दुल रऊफ को 29 अप्रैल 2009 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। गुलशन कुमार की हत्या योजना के मुख्य गुनहगारों में से एक संगीतकार नदीम अख्तर भी थे और उन्होंने इस घटना के कुछ समय बाद देश ही छोड़ दिया था और वो अभी भी लंदन में ही हैं। गुलशन कुमार फिल्म मीडिया में एक बहुत बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी काफी सामाजिक और जमीन से जुड़े व्यक्ति थे। वो वैष्णो देवी में एक विशाल भंडारे का आयोजन करते थे, जहां तीर्थयात्रियों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराया जाता था। ये भंडारा आज भी वैष्णो देवी में 24 घंटे श्रद्धालुओं के लिए चालू रहता है। खैर दोस्तों, आप गुलशन कुमार के मर्डर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।